नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का एग्री उड़ान यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस लेक्चर में हम आपको एग्रोनॉमी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे। इससे पहले हम लोगों ने एग्रोनॉमी के 60 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। आज हम लोग 61 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक उन क्वेश्चंस को नहीं किया है तो उन लेक्चर्स को भी देख लेंगे। हमने आपसे बोला था कि आपको हम 500 एग्रोनॉमी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा देंगे। यह प्रश्न ऐसे होंगे जो कृषि से संबंधित जो भी परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो एकेडमिक एग्जाम रहें या जॉब से संबंधित रहें, वहाँ पर ये क्वेश्चन या तो अब तक पूछे जा चुके हैं या पूछे जाएंगे। इस प्रकार के हमने क्वेश्चन यहाँ पे कलेक्ट किए हैं। तो आप लोग हमारे साथ लगातार इसको करते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग रोज़ की तरह ही पेन और कापी लेके बैठ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर लिखेंगे और उसके सामने सही और गलत का निशान लगाते चलेंगे। मान लीजिए 61 है आपका, पहले आप निशान लगा दीजिए। अगर गलत होता है तो गलत पे या सही होता है तो सही पे, ठीक है। इस तरीके के 2 निशान लगाते हुए चलेंगे। बाद में हमें कमेंट करके आप बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। तो 61 नंबर क्वेश्चन है वह बीज जिसके प्राकृतिक जीन में कृत्रिम उपायों द्वारा किसी दूसरे पौधे या जंतु के जीन का भाग जोड़ दिया जाता है वह कहलाता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। आपके सामने ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है पराजीनी बीज, दूसरा है प्रतिकृष्ट जीन बीज, तीसरा है आधारी बीज, चौथा है प्रजनक बीज, ठीक है। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो आप लोग लिख लेंगे और हम आपको बता दें जो इसका सही आंसर है वो क्या है, ट्रांसजेनिक सीड है। थोड़ा सा समझते हैं ये ट्रांसजेनिक सीड क्या होता है और जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड क्या होता है। थोड़ा सा डिफरेंस है केवल। इसमें बोला जा रहा है कि दूसरे पौधे के जंतु के जीन में भाग कोई ना कोई जोड़ दिया जाता है, ठीक है। और जो मॉडिफाइड जेनेटिक मॉडिफाइड बीज होता है इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ क्या होता है, ये जो पौधे हों या फिर जंतु हों उनके जीन में जो उनकी प्राकृतिक मतलब मूल संरचना होती है उसको बदल दिया जाता है या परिवर्तित कर दिया जाता है, ठीक है। तो इनकी मूल संरचना में परिवर्तन जब कर दिया जाता है तो उसको हम लोग मॉडिफाइड सीड बोलते हैं। और जब इसमें क्या होता है, इनके जीन में कुछ ना कुछ भाग जोड़ दिया जाता है तो उसे ट्रांसजेनिक सीड कहते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग आधारी बीज बीडेड सीड जान ही रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 है। कह रहा भारतीय बीज कार्यक्रम बीज उत्पादन की 3 किस्मों को मान्यता देता है। इनमें से कौन सी है जिसे भारतीय बीज कार्यक्रम मान्यता नहीं देता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है आपके सामने। या यूँ हम कह लें कि भारत में कितने प्रकार के बीज उत्पादित किए जाते हैं और इनमें से कौन सा है जो उत्पादित नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जाता है। तो आपके सामने ऑप्शन है प्रजनक बीज, दूसरा है प्रमाणित बीज, तीसरा है आधारी बीज और चौथा है पंजीकृत बीज। जो आपका सही आंसर है इसका वो क्या है, पंजीकृत, जिसको रजिस्टर्ड सीड बोलते हैं। बाकी प्रजनक बीज या न्यूक्लियस सीड बोलें तो इनको जो है इंडिया में बनाया जाता है, साथ साथ में सर्टिफाइड सीड भी बनाया जाता है और आधारी बीज भी उत्पादित किया जाता है। तो सही आंसर आपका क्या हो गया, डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 है। कह रहा जीन बैंक, सीड बैंक जिसको बोलते हैं, की स्थापना किस वर्ष हुई थी। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है आपके सामने 2002, दूसरा है 1999 से 2000, तीसरा है 1963 और चौथा है 1966। देखिए जो इसका सही आंसर है वो क्या है, 1999 से 2000, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके साथ साथ में ये जो 2002 दे रखा है, इस समय क्या हुआ था, एक राष्ट्रीय बीज नीति बनी थी। क्या बनी थी, राष्ट्रीय बीज नीति, राष्ट्रीय बीज नीति बनी थी, ठीक है। इसके अलावा सभी लोग जानते हैं जो 1963 में क्या हुआ था, तो 1963 में एनएससी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन इसका निर्माण हुआ था। इसके अलावा 1966 में क्या था, सीड एक्ट लागू हुआ, नहीं सीड एक्ट पारित हुआ था, ठीक है। सीड एक्ट क्या हुआ था, पारित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 64। प्रमाणित बीजों में खरपतवार की मात्रा इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब कौन सी मात्रा इसमें है, जो सर्टिफाइड सीड में खरपतवार की मात्रा उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। पहला ऑप्शन में दे रखा है 0.1 से 0.5%, दूसरा है 0.2 से 0.8%, तीसरा 0.3 से 0.11%, चौथा है 1 से लेकर के 2%। तो सही आंसर आपका क्या होगा, आप लोग लिखते रहना अपनी कॉपी में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0.1 से लेकर के 0.5 तक। इससे अधिक जो है खरपतवार नहीं होनी चाहिए सर्टिफाइड बीज में, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर है 65। कह रहा खेती में किसानों द्वारा सामान्यतः किस प्रकार का बीज प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन में आपके सामने है प्रजनक बीज, दूसरा आधारी बीज, तीसरा प्रमाणित बीज, चौथा है नाभकीय बीज। इनमें से कौन सा बीज है जो किसानों द्वारा ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा, जो सर्टिफाइड होता है जिसको हम लोग प्रमाणित बीज बोलते हैं, ये आंसर हो जाएगा गा। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे कह रहा है ये जो प्रजनक बीज है, ठीक है, तो प्रजनक बीज मुख्य तौर पे किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे जो प्लांट ब्रीडर होते हैं, ठीक है, कौन, प्लांट ब्रीडर। इसके साथ साथ में जैसे कि रिसर्च सेंटर हैं या फिर एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय हैं, उनमें इनको उत्पादित किया जाता है। आधारी बीज की जब भी हम बात करेंगे कि आधारी बीज कौन उत्पादित करता है, तो इसको उत्पादित NSC करता है मुख्य तौर पे, NSC, ठीक है, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन जो है उसके द्वारा मुख्य तौर पे आधारी बीज उत्पादित किया जाता है। और जब भी नाभकीय बीज की बात करेंगे तो नाभकीय बीज भी प्लांट ब्रीडर या फिर किसी रिसर्च सेंटर या फिर एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी होती हैं वहाँ से इसको उत्पादित किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 66 है कि अंकुरण का प्रकार आपको बताना है। अंकुरण का प्रकार कह रहा जिसमें बीज के कार्टिलिडन भूमि के अंदर ही रह जाते हैं, उसको क्या हम एपीजियल बोलते हैं, या फिर हम हाइपोजियल अंकुरण बोलते हैं, या हाइपो एपीजियल बोलते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हाइपोजियल। देखिए कोई भी बीज है, मान लीजिए ये कोई बीज है, ठीक है, और ये जब हम मान लीजिए इसके सरफेस मतलब भूमि में बोते हैं तो इसमें कार्टिलिडन्स मतलब जो इसमें होता है, जैसे एक बीजपत्री, दो बीजपत्री, इसमें बीज पत्र होते हैं, ठीक है। अगर बीज पत्र भूमि के अंदर रह जा रहे हैं, पौधा आगे ऊपर बढ़ गया लेकिन ये अंदर ही हैं, तो वो जो होता है वो हाइपोजियल कहलाता है। अगर मान लीजिए कोई सीड आपने ग्रो किया, ये डाल दिया सीड, ठीक है, भूमि के अंदर, फिर आगे क्या हुआ, ये उगना शुरू हुआ, लेकिन इसके बीज पत्र यहाँ पर निकल के आ गए और इसके बाद में पौधे का ग्रोथ हुआ, ठीक है। तो ये जो है इस प्रकार की प्रोसेस जो होती है उसमें हम एपीजियल अंकुरण के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जब बीज पत्र भूमि के बाहर आ जाते हैं तो उसे हम एपीजियल कहते हैं, और भूमि के जब अंदर रहते हैं उसको हाइपोजियल अंकुरण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीज अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। बहुत शानदार क्वेश्चन है कि बीज अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। शानदार क्वेश्चन है। देखिए पहला ऑप्शन आपके सामने है 1955, दूसरा है 1966, तीसरा है 1960 और चौथा है 1970। जो बीज अधिनियम है वो पास कब हुआ था, पास पूछ देता है या कह देता है पारित कब हुआ था, तो पास या पारित की बात जब भी करेगा तो 1966, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए एग्जैक्ट डेट पूछ दे आपसे कब पारित हुआ तो ध्यान रखेंगे 29 दिसंबर 1966 में ये पारित हुआ था। कभी पूछ दे ये लागू कब हुआ था, कह दे लागू कब हुआ था, तो लागू के लिए ध्यान रखेंगे जो लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1969 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था, 2 अक्टूबर 1969 में ये लागू हुआ था। तो बीज अधिनियम जिसको सीड एक्ट बोलते हैं कब पास या पारित हुआ था, तो 29 दिसंबर 1966 में ये पारित या पास हुआ था। लागू कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1969 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा फल एक बीजपत्री है। आपको बताना है इन फलों में से कौन सा एक बीजपत्री नहीं है, ठीक है, एक बीजपत्री नहीं है आपको बताना है। पहला ऑप्शन में है आपके सामने नारियल, दूसरा है खजूर, तीसरा है शरीफा और चौथा है अनानास। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, शरीफा हो जाएगा। ये क्या है, एक बीजपत्री नहीं है, ये कैसा है, द्विबीजपत्री है, द्विबीजपत्री है। अच्छा, इनके साथ साथ जैसे मैंने ये आपके सामने बताया कि नारियल, खजूर, अनानास, इसके अलावा एक केला भी याद रखेंगे। केला जो है कैसा है, केला आपका जो है एक बीजपत्री है, ठीक। बाकी जैसे आम है, इमली है आपकी, ठीक है,
शरीफा तो आपको बता ही दिया। जितने भी जामुन है या कोई और फल आता है, आंवला, ये सब कैसे हैं, द्विबीजपत्री हैं। मैक्सिमम फल आपके जो बाद में बचते हैं द्विबीजपत्री ही हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 69, वे बीज जिनमें भ्रूणपोष नहीं होता है क्या कहलाते हैं? एल्ब्यूमिन रहित सहित बीज, दूसरा ऑप्शन में दे रखा है एल्ब्यूमिन रहित बीज, तीसरा दे रखा है पेरिशुक्राणु बीज, चौथा है इनमें से कोई नहीं। जो आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? एल्ब्यूमिन रहित बीज। ठीक है, एल्ब्यूमिन रहित बीज हो जाएगा। अच्छा, ये कह रहा वे बीज जिनमें भ्रूणपोष नहीं होता है। अब ऐसे पूछते वे बीज जिनमें भ्रूणपोष पाया जाता है। जो भ्रूणपोष पाया जाएगा तब क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा आपका एल्ब्यूमिन सहित बीज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 है, गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन में वांछित न्यूनतम पृथक्करण दूरी है, मतलब दूरी है कितनी होनी, क्या किस चीज़ के लिए है? तो यहाँ ऑप्शन आपके सामने हैं, आनुवांशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए, अधिमिश्रण रोकने के लिए का और खाद दोनों के लिए, या कीट रोगों के आक्रमण से बचाने के लिए। जो गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन करने के लिए वांछित न्यूनतम पृथक्करण दूरी रखी जाती है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि आनुवांशिक शुद्धता बनाए रखा जाए, साथ साथ में आपस में बीज मतलब अधिमिश्रण ना हो, उनका मिश्रण ना हो, या जब वो परागण करते हैं तो कोई वैरायटी खराब ना हो, इसके लिए। तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? का और खाद दोनों। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो गया। अब 71 है, बीज पृष्ठ से रोगाणुओं के उन्मूलन की प्रक्रिया है। देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। बीज पृष्ठ से बात कर रहा है, अगर वहाँ से रोगाणुओं को मतलब बिल्कुल के लिए हटा दिया जाए तो उस क्रिया को क्या कहेंगे? आपके सामने ऑप्शन में है बीज कीटाणु शोधन, पहला ऑप्शन है आपके सामने बीज कीटाणु शोधन, दूसरा है बीज रक्षण, तीसरा है बीज संक्रमण शोधन। देखो अगर हम बीज कीटाणु शोधन को बोलें तो इसको बोलते हैं सीड डिसइंफेक्शन, और दूसरा जो है बीज रक्षण को हम लोग बोलते हैं सीड प्रोटेक्शन, और बीज संक्रमण शोधन को बोलते हैं सीड डिसइंफेस्टेशन। ठीक है, तो यहाँ सही जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? गा वाला हो जाएगा, बीज संक्रमण शोधन। अच्छा समझ लेते हैं होता क्या है। जिससे बीज कीटाणु शोधन की बात जब भी करता है तो आप जानते हैं जो सीड डिसइंफेक्शन होता है, इसमें मान लीजिए कोई सीड है, ठीक है, ये मान लीजिए सीड है, इसके ऊपरी जो लेयर होती है उसको सीड कोट कहा जाता है। इस पर कुछ ऐसे फंगल या कीट ऐसे चले जाते हैं जो इस आउटर लेयर को मतलब सीड कोट को इन्फेक्ट करके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को रोकने के लिए क्या किया जाता है? इसको जो है शोधित किया जाता है या चीज़ें की जाती हैं। तो यही जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है? सीड डिसइंफेक्शन कहलाती है। बीज रक्षण क्या होता है? जिसको हम लोग बोलते हैं सीड प्रोटेक्शन। जब मान लीजिए कि कोई बीज है, आपने सॉइल में उसको ग्रो कर मतलब उगाने के लिए डाल दिया। ठीक है, जब उगाने के लिए जब डाल दिया जाता है तब उसमें क्या होता है? उस दौरान मतलब कोई जब पौधा मतलब अंकुरित हो रहा हो बीज, तो उस समय कोई उस पर सॉइल बॉर्न डिजीज़ हो या फिर सॉइल इंसेक्ट हैं उस पर कोई हानि ना पहुंचा सकें, तो उसके लिए उस समय हम उसको शोधित करते हैं। तीसरा जो है बीज संक्रमण शोधन में क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई बीज है, ठीक है, अब इस बीज के ऊपर कोई फंगस हैं या कोई ऐसे स्पोर्स आ गए जो इसके ऊपर आ चुके हैं, लेकिन ऊपर आ गए हैं लेकिन इसको इन्फेक्ट नहीं किए हैं, अंदर अभी इन्फेक्शन नहीं हुआ है, सीड कोट के ऊपर ही पड़े हुए हैं। तो उसको रोकने के लिए या बीज को ख़राब होने के लिए इनको क्या करते हैं हम लोग? पहले शोधित कर देते हैं। तो इसी को बोलते हैं सीड डिसइंफेस्टेशन। ठीक, तो सही आपका आंसर क्या था जो यहाँ पूछा है, जो हमने बताया बीज के पृष्ठ से। ये देखो हमने पृष्ठ बताया मतलब ऊपरी भाग से। जब ऊपरी भाग से रोगाणुओं के उन्मूलन मतलब पूरा उसको नष्ट करने की प्रक्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है? बीज संक्रमण शोधन, जिसको बोलते हैं सीड डिसइंफेक्टेशन। ठीक है, अगला है एक उन्नत किस्म का प्रारंभिक बीज नाम से जाना जाता है। एक उन्नत किस्म का प्रारंभिक बीज नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में आपके सामने है प्रजनक बीज, दूसरा आधारी बीज, तीसरा है नाभिकीय बीज और चौथा है पंजीकृत बीज। जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सभी लोग जानते हो सबसे प्रारंभिक बीज जो होता है वो क्या होता है? नाभिकीय बीज होता है। तो गा आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला आपके सामने है, कह रहा भ्रूणपोष के बीजों में अनुपस्थित होता है। भ्रूणपोष
के बीजों में अनुपस्थित होता है। आपको यहाँ पे कौन सा इसमें से है जो आना चाहिए, आर्किड या फिर अरंडी या फिर मक्का या फिर गेहूँ। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, आर्किड है। ठीक है, भ्रूणपोष आर्किड के बीजों में अनुपस्थित होता है। ठीक, बाकी अरंडी, मक्का, गेहूँ इनमें सब में भ्रूणपोष पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74 है, भ्रूणी और पश्च भ्रूणी प्रकार की मूल प्रणाली में पाई जाती है। तो देखिए यहाँ आपके सामने ऑप्शन में दे रखा है, बाजरा है, रागी है, ज्वार है, मक्का है। मुख्य तौर पे जो इसका सही आंसर है वो क्या है, मक्का है। होता क्या है, जो मक्का होती है उसमें दो प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। एक होता है एम्ब्रियोनिक रूट सिस्टम जिसको बोलते हैं, ठीक है, मतलब जिसको हम बोलेंगे भ्रूणीय मूल प्रणाली, और दूसरी होती है, पहली तो एक हम इसको जोड़ के बना देंगे भ्रूणीय मूल प्रणाली, दूसरी क्या हो जाएगी, पश्च भ्रूणीय मूल प्रणाली। ठीक है, तो ये दो प्रकार की मूल प्रणाली होती है। मान लीजिए ये मक्का का पौधा है और यहाँ से ये जड़ निकल के गई है, तो यहाँ ये सरफेस है भूमि का, तो इसके अंदर की ये जो जड़ें जाती हैं, ठीक है, ये तो भ्रूणीय जड़ें कहलाती है। लेकिन आपने देखा होगा मक्के के पौधे पे जो तना होता है यहाँ पे भी बहुत सारी जड़ें ऐसे निकली होती हैं। ठीक है, तो ये जो जड़ें होती हैं पश्च भ्रूणीय प्रकार की कहलाती हैं। तो ये मक्के में पाया जाता है। इसमें भी ब्रेस वाली होती हैं और प्राइमरी सिस्टम, इसका सिस्टम होता है पूरा। मक्के की खेती पढ़ेंगे तो वहाँ पर मिल जाएगा अच्छे से। अगला है 75 नंबर, कह रहा है रखे हुए बीज में पानी की मात्रा किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप जब बीज को भंडारित करते हैं या उसको रखते हैं तो उस समय बीज में पानी की प्रतिशत मात्रा किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन में आपके सामने है 8 से 10%, फिर है 14 से 16%, फिर है 10 से 14%, फिर है 16 से 18%। जो इसका सही आंसर है वो है 8 से 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। सबसे बेस्ट स्टोरेज इसी मॉइस्चर पर माना जाता है। ठीक है, बाकी अलग अलग फसलों का है। जैसे कभी आपसे पूछ देता है कि जो दाल वाली फसलें हैं इनके लिए भंडारित करते समय मॉइस्चर कितना होना चाहिए, तो आप ध्यान रखेंगे 8 से 10% होना चाहिए। कह दे अनाजों में, जो अनाज वाली फसलें हैं इनको भंडारित करते समय कितना मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए, तो 10 से लेकर के 12% रहना चाहिए। इसके बाद अगर आपसे कह देता है जो तेल वाली फसलें होती हैं या तिलहनी फसलें होती हैं उनको भंडारित करते समय, तो लगभग वही 6 से लेकर के 8% बेस्ट मॉइस्चर परसेंट माना जाता है। तो तेल वाली फसलों में 6 से 8, अनाजों में 10 से 12 और दाल वाली फसलों में 8 से 10% बेस्ट मॉइस्चर परसेंट माना जाता है स्टोरेज करते समय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टेस्ट भार कितने बीजों का भार होता है। देखिए कितना शानदार आपके सामने क्वेश्चन है। टेस्ट भार जो होता है, जिसको मतलब वही मान लीजिए कोई बीज है उसके 1000 दाने होते हैं, उनका वजन कर लिया जाता है, उसी को बोलते हैं टेस्ट वेट। ठीक है, तो 1000 बीजों का भार जो होता है उसी को टेस्ट भार कहते हैं। इसके साथ साथ में जैसे कुछ अनाज क्या होते हैं, बड़े होते हैं, जैसे चना हो गया, मूंगफली हो गई, ये बड़े अनाज होते हैं, तो इनके लिए एक दूसरा टर्म आता है, होता है सीड इंडेक्स, बीज सूचकांक। क्या बोलते हैं इसको, सीड इंडेक्स बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं बीज सूचकांक। इसमें क्या होता है 100 बीजों का भार होता है, इसको बोलते हैं सीड इंडेक्स। ठीक है, जैसे टेस्ट वेट की बात करें, अगर ज़्यादातर गेहूं का पूछा जाता है तो गेहूं का टेस्ट वेट कितना होता है, 40 ग्राम होता है। कितना होता है, 40 ग्राम। कभी पूछ दे आपसे धान का कितना होता है, तो जैसे महीन धान है, बासमती धान जिसे बोलेंगे, वो 21 ग्राम उसका टेस्ट वेट होता है। और अगर एवरेज पूछ दे तो 21 से 25 होता है। मोटे धान का पूछ दे तो 25 ग्राम होता है। एक फेलेरिस माइनर होता है जो गेहूं की फसल में पाया जाता है, खरपतवार, उसका 2 ग्राम माना जाता है। ठीक है, अगर चने का पूछ दे सीड इंडेक्स कितना होता है, तो 16 से लेकर के 27 ग्राम के आसपास होता है। तो इस तरीके से इनको याद रखेंगे। अगला है टेट्राजोलियम क्लोराइड किससे संबंधित है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको। टेट्राजोलियम क्लोराइड जो है किससे संबंधित है, सफाई करने से, जर्मिनेशन के टाइम, या उसकी वायबिलिटी जो जीवन क्षमता है उसके लिए होता है, या इनमें से कोई नहीं, इसको ओज बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ओज, मतलब उसकी जीवन क्षमता या वायबिलिटी की जांच के लिए इसको किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 78, किस फसल के लिए आधारीय बीज एवं प्रमाणित बीज की भौतिक शुद्धता 95% मान्य होगी।
बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए यहाँ कह रहा आधारी बीज और प्रमाणित बीज दोनों की जो फिजिकल प्योरिटी है वो लगभग कितनी होनी चाहिए, 95% मान्य होनी चाहिए। तो सोयाबीन है इसका आंसर, या फिर पालक है इसका आंसर, या फिर मूंगफली है, या गाजर है। ठीक है, आप लोग इसके आंसर अपनी उसमें लिखते चलिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो जो सही आंसर इसका है क्या हो जाएगा, गाजर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जैसे फिजिकल प्योरिटी पूछता है तो कह दे सबसे ज़्यादा किसकी होती है, तो ध्यान रखेंगे फिजिकल प्योरिटी जो सबसे ज़्यादा होती है वो होती है भिंडी की। कितनी होती है, 99% होती है। साथ साथ में जैसे वाटरमेलन होता है जिसको हम तरबूज बोलते हैं, या कुकरबिट्स, जितने कुकरबिट्स मतलब कुकरबिटेसी कुल से सब्जियां आती हैं जैसे कद्दू, लौकी, इन सब की कितनी होती है, 99% जो है फिजिकल प्योरिटी इनकी होती है लगभग। इसके साथ साथ में जैसे यहाँ सोयाबीन दे रखा है तो इसकी फिजिकल प्योरिटी कितनी होती है, 98% के आसपास होती है। पालक जैसे दे रखा है तो 96% के आसपास होती है। ठीक है, तो इस तरीके से सबकी फिजिकल प्योरिटी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 79 है कि अंकुरण के दौरान प्रांकुर तथा मूलांकुर कहाँ से विकसित होते हैं। बहुत शानदार आपके सामने क्वेश्चन है और हमने कोशिश की है कि जितने भी सीड साइंस से मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाने लायक हैं उनको हमने यहाँ पे कवर किया है। अब इससे ज़्यादा क्वेश्चन आप करें देखना सारे पढ़ लेंगे तो इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपको। इस पूरी क्लास को ही 2 बार रिवीजन कर लेंगे तब भी आपका हो जाएगा सब कुछ यहाँ से। तो अंकुरण के दौरान प्रांकुर और मूलांकुर की बात कर रहा है तो पहले ऑप्शन में यहाँ पे क्या दे रखा है, आपका भ्रूण दे रखा है। दूसरा भ्रूणपोष दे रखा है, इसको एम्ब्रियो कहते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। और गंधक जैसे इसको हाइलम कहते हैं। और जैसे भ्रूणपोष है तो इसको इंडोस्पर्म कहते हैं, क्या बोलते हैं, इंडोस्पर्म कहते हैं। इसके साथ साथ में बीजावरण को सीड कोट कहते हैं, क्या कहते हैं, सीड कोट कहते हैं। तो इसमें होता क्या है, जो प्रांकुर और मूलांकुर होते हैं वो किस भाग से विकसित होते हैं, वो होते हैं आपके एम्ब्रियो से, भ्रूण से। ठीक है, भ्रूण जब मान लो बीज है उसमें सभी उगने के लिए जितनी फेवरेबल कंडीशन है सभी जब हो जाती हैं, आपने भूमि में डाल दिया, मॉइस्चर परसेंट अच्छा, ऑक्सीजन मिल रही, सब कुछ फेवरेबल कंडीशन है, तो ये एम्ब्रियो ही क्या करता है, 2 चीज़ों को विकसित करता है। ठीक है, एक तो प्लूम्यूल होता है, एक जो है रेडिकल होता है। ठीक है, मतलब प्रांकुर एक होता है जो ऊपर का भाग होता है और जो मूलांकुर होता है वो जड़ का भाग निर्माण करता है। मान लीजिए ये बीज डाला था तुमने, इधर जो जा रहा है ऊपर की ओर वो हो जाएगा प्रांकुर, और इसके नीचे की ओर जो जड़ बनती है जा करके वो क्या हो जाएगा, मूलांकुर हो जाएगा। ठीक है, तो एम्ब्रियो से ये डेवलप होते हैं। हाइलम क्या होता है, ये हाइलम यहीं पे एम्ब्रियो के जस्ट साइड में ही क्या होता है, एक पार्ट होता है जो इनसे जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इंडोस्पर्म में क्या होता है, भोजन एकत्रित होता है। सीड कोट क्या होता है, बीज की ऊपरी जो लेयर होती है जो उसको मजबूती से बांधे रहती है, जो ठीक है उसके ऊपर की मजबूत लेयर जो होती है उसी को सीड कोट कहते हैं। अगला देखेंगे, कह रहा कपास में प्रजनक बीज के उत्पादन में पृथक्करण दूरी कितनी होनी चाहिए। जो कपास है उसका प्रजनक बीज मतलब ब्रीडर सीड की बात की जा रही है, उसमें आइसोलेशन डिस्टेंस की बात की जा रही कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ प्रजनक बीज की बात कर दिया है, इसलिए देखो प्रजनक बीज में जो आइसोलेशन डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, 75 मीटर होती है। साथ साथ में एक चीज़ और याद रखेंगे, जो कपास होता है उसके फाउंडेशन सीड की जो आइसोलेशन डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, 50 मीटर। और जो सर्टिफाइड सीड है, प्रमाणित बीज है, उसकी जो आइसोलेशन डिस्टेंस रखी जाती है वो कितनी रखी जाती है, 30 मीटर। अच्छा, कपास से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, चाहे वो फाउंडेशन सीड की आइसोलेशन डिस्टेंस पूछेगा या फिर सर्टिफाइड सीड की पूछेगा या फिर प्रजनक बीज की पूछेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा नीले रंग का टैग किसके लिए निर्गत होता है। आपने बीज पढ़े होंगे, ठीक है, कई प्रकार के बीज होते हैं। यहाँ पे बात की गई है नीले रंग का टैग किस में लगा होता है। ऑप्शन में आपके सामने है आधारी बीज, दूसरा है प्रमाणित बीज, फिर है पंजीकृत, फिर है केंद्रक बीज। देखिए यहाँ पे जो सही आंसर है वो नीले रंग का जो है किस में होता है, सर्टिफाइड सीड होता है, जिसको हम लोग प्रमाणित बीज बोलते हैं, तो बी आंसर हो जाएगा। आधारी बीज की जब भी बात करेगा इसको फाउंडेशन सीड बोलते हैं, तो इस पर कैसा होता है, सफ़ेद रंग का टैग लगा होता है,
वाइट कलर की, जैसे जो बीज की बोरी होती है उसमें एक टैग होता है, ऐसे पर्ची कागज़ की बनी होती है, उसमें पूरी वैरायटी का नाम, उसकी फिजिकल प्योरिटी है, जेनेटिक प्योरिटी है, सारी चीज़ें उस पर लिखा होता है, ठीक है, वही उसका टैग होता है। आधारी बीज पे आपका वाइट हो गया, प्रमाणित पे क्या हो गया आपका ब्लू हो गया, नीला हो गया। इसके साथ साथ में जैसे पंजीकृत की कभी बात कर देता है, जिसको रजिस्टर्ड सीड बोलते हैं, तो इसमें पर्पल और ऑरेंज होता है, नारंगी और बैंगनी, ठीक है, नारंगी और बैंगनी। इसके साथ साथ में जैसे कभी पूछ देता है केंद्रक बीज का, तो वैसे आपने कई जगहों पे पढ़ा नहीं होगा केंद्रक बीज का, लेकिन फिर भी याद रखना बफ कलर बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसका, जो होता है बफ कलर होता है। चलिए, सभी के आपने टैग जान लिए। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है सबसे महंगे बीज की श्रेणी कौन सी है। आपको बताना है इनमें से कौन सा सबसे महंगा बीज होता है। आपका आधारी बीज, प्रमाणित बीज, ट्रुथफुल या फिर जनक बीज। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा आपका जनक बीज, ठीक है। तो घा आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अच्छा, पूछ दे कि जनक बीज की प्रोजनी, पूछता है आपसे ये किसकी प्रोजनी है, जनक बीज किससे उत्पादित हुआ है, तो ये न्यूक्लियस सीड से बना है, ठीक है। कभी कह दे कि आधारी बीज किससे बना होता है, तो ये ब्रीडर सीड से बना होता है, ब्रीडर सीड से, ठीक है। प्रमाणित बीज किससे बना होता है, प्रमाणित बीज एक तो देखो हम कह सकते हैं कि ये जो है रजिस्टर्ड सीड से बना होता है, या फिर सीधा सीधा हम कह सकते हैं ये ब्रीडर सीड से बना होता है, ठीक है, क्योंकि रजिस्टर्ड इंडिया में उत्पादित नहीं होता है। और ट्रुथफुल ऐसा होता है कि ये जो किसान होते हैं, किसी संस्था द्वारा, कोई प्राइवेट कंपनी है, वहाँ से बीज लेकर के आते हैं और ख़ुद उसको ग्रो करते हैं। उसका इंस्पेक्शन करने के लिए कोई प्लांट ब्रीडर या कोई साइंटिस्ट नहीं आते हैं, तो वो होता है ट्रुथफुल बीज, ठीक है। किसानों के विश्वास पर जो होता है वो वाला ट्रुथफुल। उसमें सिर्फ देखा यह जाता है कि उसकी जो है फिजिकल प्योरिटी सही होनी चाहिए, ठीक है, बाकी उसमें टैग वैग नहीं लगा होता है। ये होता है ट्रुथफुल बीज। अगला देखिए, क्वेश्चन है बीज शोधन में प्रयुक्त रसायनों का क्रम क्या है। जब हम बीज को उपचारित करते हैं, शोधित कर रहे होते हैं, तो उसका सही क्रम क्या होता है, किससे सबसे पहले उपचारित करना चाहिए, किससे बाद में करना चाहिए। तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा, देखिए एक आप लोग याद रखेंगे FIR, ठीक है। आप लोग कोई क्राइम कर डाले तो FIR होती है, वही वाला FIR याद रखेंगे, पर वो ये है नहीं। F से मतलब होता है आपका सबसे पहले क्या करेंगे आप, फंजीसाइड का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, फंजीसाइड का। तो फंजीसाइड मतलब कवकनाशी का यूज़ करेंगे सबसे पहले। इसके बाद में I से क्या हो जाएगा, इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का यूज़ करेंगे। फिर जैसे R से क्या हो जाएगा, ये राइजोबियम कल्चर हो जाएगा, ठीक है, राइजोबियम कल्चर हो जाएगा। तो इसका सही क्रम क्या होगा, सही क्रम हो जाएगा कवकनाशी, कीटनाशी व जीवाणु कल्चर। सबसे पहले फंजीसाइड, फिर इंसेक्टिसाइड और फिर राइजोबियम कल्चर से इसको उपचारित किया जाता है। कोई भी बीज हो उसका शोधन करने का सही क्रम यही होता है। अब अगला क्वेश्चन है बीज का वास्तविक गुण निर्धारित किया जाता है उसकी प्रतिशत किससे। भाई कोई बीज है उसका जो वास्तविक गुण है उसको निर्धारित करने के लिए क्या करना पड़ेगा। ऑप्शन में आपके सामने शुद्धता से, अंकुरण से, शुद्धता एवं अंकुरण से दोनों से पता चलेगा, या फिर शुद्धता, अंकुरण एवं बाजार मूल्य से पता चलेगा। तो देखिए सही आंसर इसका जो है वो क्या हो जाएगा, शुद्धता एवं अंकुरण से पता चलेगा। जो आपने पढ़ा होगा रियल वैल्यू ऑफ सीड, क्या होता है रियल वैल्यू ऑफ सीड, रियल वैल्यू कैसे ज्ञात की जाती है। तो ज्ञात करने का तरीका होता है प्योरिटी परसेंटेज, जो शुद्धता प्रतिशत होता है, प्योरिटी परसेंटेज गुणे जर्मिनेशन परसेंटेज, मतलब अंकुरण प्रतिशत उसका, ठीक है, और बटे 100, इससे हमारा रियल वैल्यू निकल आता है। जो कोई बीज हो उसका शुद्धता प्रतिशत, उसका अंकुरण का प्रतिशत और बटे 100 कर देंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, रियल वैल्यू बीज की निकल के आ जाएगी। अगला है 85 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। कह रहा वे बीज जो निम्न आर्द्रता पर सुखाए जाते हैं एवं बिना जमाव क्षमता खोए निम्न तापमान पर संग्रहित किए जाते हैं। देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है आपके सामने। क्या कहलाते हैं, दुर्दस्य जिसको रिकैल्सिट्रेंट बीज बोलते हैं, सक्रिय बीज या पारंपरिक बीज कहलाते हैं, या प्रमाणित बीज कहलाते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा,
ऑर्थोडॉक्स सीड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑर्थोडॉक्स सीड। आप पहले कुछ जैसे कभी आपसे पूछ दे कि ऑर्थोडॉक्स सीड जो होते हैं इसके आप एग्जाम्पल बताइए, तो एग्जाम्पल में ध्यान रखेंगे आप लोग, जो ऑर्थोडॉक्स सीड होते हैं इसमें क्या होता है, इनको जो है लगभग वही मान लीजिए 5 से 10% मॉइस्चर परसेंट पर, ठीक है, मतलब लो टेम्परेचर होना चाहिए और लो मॉइस्चर होना चाहिए। इनकी जीवन क्षमता लंबे समय तक रखने के लिए कम तापमान और कम उसमें नमी का परसेंट हो, तो ये लंबे समय तक अपनी जीवन क्षमता को बनाए रखते हैं। इन्हीं को ऑर्थोडॉक्स सीड कहा जाता है। अगर इनके एग्जाम्पल की हम बात करें तो ध्यान रखेंगे आप, जैसे कि केला हो गया, ठीक है, इसके साथ साथ में याद रखना सेब है, अमरूद है, ठीक है। तो हमने क्या बताया आपको, केला बताया, सेब बताया, अमरूद बताया, ये सभी किस में आ जाते हैं? ऑर्थोडॉक्स सीड में आ जाते हैं। दूसरा जैसे रिकैल्सिट्रेंट। रिकैल्सिट्रेंट ऐसे बीज होते हैं जो बीज क्या करते हैं, इनको अगर हम लो मॉइस्चर या फिर लो टेम्परेचर पे हम भंडारित करें तो इनकी जो जीवन क्षमता है वो जल्द ही नष्ट हो जाती है। इनके लिए कम से कम जो मॉइस्चर परसेंट होना चाहिए वो लगभग 12 से 14% से नीचे नहीं आना चाहिए। इनको भंडारित करने के लिए 12 से 14% से नीचे मॉइस्चर नहीं होना चाहिए और टेम्परेचर लो नहीं होना चाहिए, तब इनकी जीवन क्षमता बनी रहती है। अगर इससे नीचे हुआ तो इनकी जो जीवन क्षमता है वो जल्द ही नष्ट हो जाती है। इसमें जैसे पूछ दे आपसे एग्जाम्पल कौन कौन से फल हैं, तो याद रखना एक जैसे आम है और इसके साथ साथ में जैसे नारियल है, नारियल याद रखेंगे, और लीची है, नींबू है, ठीक है। ये सभी जो है रिकैल्सिट्रेंट बीज के उदाहरण हैं। तो सही आंसर आपको मैंने बता ही दिया था ऑर्थोडॉक्स सीड इस क्वेश्चन का। अगला है बुआई हेतु जिस बीज को प्रत्येक वर्ष बदलना पड़ता है वह कौन सा है? आपको बताना इनमें से कौन सा ऐसा बीज है जिसे प्रत्येक वर्ष बदलना पड़ता है। ऑप्शन में आपके सामने है प्रजनक बीज, संकर बीज, आधार बीज, प्रमाणित बीज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा संकर बीज। देखो जो हाइब्रिड बीज होता है उसको प्रत्येक वर्ष बदलना पड़ता है। बाकी सभी बीजों को आप एक बार बोने के बाद दोबारा यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको नहीं। इसको क्या है, बदल के हर बार बोएंगे तभी अच्छा प्रोडक्शन देता है। क्वेश्चन है बीज शुद्धता एवं अंकुरण के जांच की प्रक्रिया कहलाती है। जो बीज शुद्धता है और अंकुरण के जांच की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन में आपके सामने है भौतिक शुद्धता, बीज का नमूना लेना, बीज परीक्षण, या फिर रोगिंग जिसको अपवांछन बोलते हैं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बीज परीक्षण, सीड टेस्टिंग बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? सीड टेस्टिंग बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, ग्रो आउट टेस्ट किसके लिए किया जाता है? जो ग्रो आउट टेस्ट है वो किस लिए किया जाता है? ऑप्शन में आपके सामने क्या क्या दे रखा है? बीजों की भौतिक शुद्धता के लिए, बीजों की आनुवांशिक शुद्धता के लिए, बीज अंकुरण प्रतिशत के लिए, या फिर बीज की सुडौलता के लिए। जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बीजों की आनुवांशिक शुद्धता के लिए। आप लोग अपनी कॉपी पे ज़रूर सही टिक लगाते रहना, पहले टिक लगा दिया करो, फिर जब हम आंसर बताते हैं उसको सही गलत का निशान लगा करके तभी इसका आंसर जो है कमेंट में लिखेंगे बाद में कितने आपके सही हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा भारत में बीज उत्पादन की किस पीढ़ी पद्धति को अपनाया जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। जो भारत के अंदर अपनाया जाता है वो कौन सा है? 5 पीढ़ी पद्धति है, या फिर मान लीजिए आप 4 है, या फिर 3 है, या फिर 2 है? कौन सी है? हमने अभी बताया था, जिन लोगों ने ध्यान से सुना होगा उनको पता होगा। 3 पीढ़ी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले की अगर हम बात करें तो ब्रीडर सीड का यूज किया जाता है। इसके बाद में जो उत्पादित होता है वो फाउंडेशन सीड का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ में सिर्फ सर्टिफाइड सीड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। प्रजनक बीज, आधारी बीज और प्रमाणित बीज, 3 प्रकार के बीजों का ही उपयोग किया जाता है भारत के अंदर, ठीक है। भारत में रजिस्टर्ड सीड का उत्पादन नहीं होता है। अच्छा, एक चीज़ और थोड़ी सी सुन लेंगे, जैसे कभी पूछ दे मदर ऑफ सीड किससे कहते हैं, तो फाउंडेशन सीड को कहते हैं। इसका रीज़न ये होता है फाउंडेशन सीड से ही जो होता है रजिस्टर्ड सीड बन जाता है, और फाउंडेशन सीड से ही सीधा सर्टिफाइड सीड बना लिया जाता है। तो बीजों इसलिए मतलब डायरेक्ट इससे हम फाउंडेशन और सर्टिफाइड सीड दोनों बना सकते हैं। फाउंडेशन से सर्टिफाइड और रजिस्टर्ड सीड दोनों बना सकते हैं, इसीलिए इसी के बेस पे इसको जो है मदर ऑफ सीड कहा जाता है, ठीक है।
अगला देखिए, रिकैल्सिट्रेंट सीड बीज का उदाहरण है। अभी हमने आपको बताया था, जिन लोगों ने ध्यान से सुना है उनको पता होगा, ठीक है। हमने ये भी बताया था कि रिकैल्सिट्रेंट सीड क्या होते हैं। ऐसे बीज होते हैं जिसको मतलब उनके अगर बीज की लंबे समय तक जीवन क्षमता रखनी है, उसके अंदर मतलब बीज उगने की क्षमता जो बनाए रखनी है, तो उसके लिए लगभग 12 से 14% के ऊपर ही उसमें नमी होनी चाहिए और निम्न तापमान पर इसको भंडारित नहीं करना है, ठीक है। अगर आप लो टेम्परेचर और इससे कम मॉइस्चर पे भंडारित करते हैं तो इसकी जो है जीवन क्षमता जल्द ही नष्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल में हमने आपको बहुत सारे बताए थे, जैसे आम बताया था, नारियल बताया था, जामुन, कटहल, लीची, ये सब बताए थे। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका आम हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना हुई। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राष्ट्रीय बीज निगम, नेशनल सीड कॉरपोरेशन, NSC की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन में है 1963, 1973, 1964 और 1974। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा भाई? देखो, आप लोग अपनी कॉपी में ज़रूर लिखते रहिएगा और सही गलत करके तब आप हमें कमेंट करेंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1963। अगर आपसे एग्जैक्ट कभी डेट पूछ दे, कह दे कि भाई एग्जैक्ट डेट क्या होगी, वैसे तो 1963 है, लेकिन एग्जैक्ट डेट में आप याद रखेंगे 7 मार्च। क्या याद रखेंगे? 7 मार्च 1963। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये सबसे पहले जो रजिस्टर्ड हुई थी वो ICAR के अंडर रजिस्टर्ड हुई थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग जर्मिनेशन सीड एब्जॉर्ब वाटर बाई, मतलब जब जर्मिनेशन हो रहा होता है तो बीज जो होता है उसके अंदर जल किसके द्वारा एब्जॉर्ब होता है, उसे क्या कहते हैं? कैपिलरी एक्शन बोलते हैं, या फिर इम्बिबिशन बोलते हैं, या प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं, या इन्फिल्ट्रेशन बोलते हैं। इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है? जो वाटर है उसका मतलब नीचे की ओर सीधा सीधा पेनिट्रेट होना, मतलब नीचे की ओर जाना, ठीक है। लेकिन यहाँ सीड के अंदर एब्जॉर्ब करने की बात कर रहा है तो इसको क्या बोलते हैं? एम्बिबिशन बोलते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंकुरण प्रतिरोधक होता है, किस प्रकाश का प्रतिरोधक होता है? लाल प्रकाश से, नीला प्रकाश से, UV प्रकाश से, या फिर IR प्रकाश से? लाल नीला तो जान रहे हैं, और UV का होता है अल्ट्रा वायलेट, और IR का होता है इंफ्रारेड प्रकाश, ठीक है। तो इसका आपको सही आंसर बताना क्या हो जाएगा? जो सही आंसर है अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती हैं उसका जो अंकुरण प्रतिरोधक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है अंकुरित पौधे को भोजन इकट्ठा रहता है। जो अंकुरित पौधा होता है उसका भोजन कहाँ इकट्ठा रहता है? ऑप्शन में आपके सामने है बीज में, दूसरा है भूमि में, तीसरा है बीज पत्र में, या बीज कवच में। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बीज पत्र में, ठीक है। जब अंकुरित पौधा हो रहा होता है तो उसका भोजन कहाँ एकत्रित होता है, कहाँ इकट्ठा होता है? बीज पत्र में इकट्ठा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बीज की निष्क्रियता तोड़ने के लिए भीगे बीज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में ठंडे तापमान पर रखने की क्रिया को कहते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है, समझिए इस लैंग्वेज को। लैंग्वेज कह रही है कि बीज की निष्क्रियता मतलब डॉर्मेंसी को तोड़ने के लिए भीगे बीज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में ठंडे तापमान पर रखने की क्रिया को कहते हैं। पहला ऑप्शन है संस्तरण, ठीक है, दूसरा है संजलीयन, तीसरा है वसंतीकरण, चौथा है खरोंचन। देखिए, जो खरोंचन है इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है। और यहाँ पे जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ये होता है स्कैरिफिकेशन, ये होता है स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन इसका सही आंसर हो जाएगा। जब हम बीज की सुसुप्तावस्था तोड़ रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें जो है स्ट्रेटिफिकेशन जो होता है वो सबसे, यहाँ इस वाले क्वेश्चन के अनुसार से ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, प्याज के आधारी बीज में न्यूनतम पृथक्करण दूरी कितनी होती है? जो प्याज है उसकी आपको बतानी है आइसोलेशन डिस्टेंस कितनी होती है। देखिए, प्याज में क्या होता है, एक तो फाउंडेशन सीड की होगी और दूसरा सर्टिफाइड सीड की होगी। यहाँ पूछा किसका गया है? आधारी बीज का।
तो आपके सामने ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, 800 मीटर, दूसरा है 1000, फिर है 1600, फिर है 200। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, प्यास के लिए जो आधारी बीज है उसकी जो आइसोलेशन डिस्टेंस या न्यूनतम पृथक्करण दूरी होती है वो 1000 मीटर होती है। कितनी होती है, 1000 मीटर। अगर कह देता यहीं पे कि सर्टिफाइड सीट की बताओ, तो सर्टिफाइड सीट की जो होती है वो कितनी होती है, तब 800 मीटर हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बीज की जीवन क्षमता ज्ञात करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। इनमें से कौन सा ऐसा परीक्षण है जो बीज की जीवन क्षमता ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है आपके सामने टेट्राजोलियम परीक्षण, पोटेशियम परमैंगनेट विधि, फिर है ग्रोडेक्स परीक्षण या उपरोक्त सभी। जिसका सही आंसर होगा, सारी प्रोसेस की जाती हैं, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजों में ग्रो आउट परीक्षण। हमने क्वेश्चन को कराया है, जिसने ध्यान से सुना होगा वो अभी आंसर कर देगा। किसका पता लगाने के लिए किया जाता है, और इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर करेंगे। ऑलरेडी हमने करा दिया है, जिसने भी ध्यान से सुना होगा वो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर देगा। ठीक है, ऑप्शन में आपके सामने क्या क्या दे रखे हैं, आनुवांशिक शुद्धता, भौतिक शुद्धता, बीज की जीवन क्षमता या उपरोक्त में से कोई नहीं। आप कमेंट करके बताएंगे। ऑलरेडी हमने इस क्वेश्चन को करा दिया है, ग्रो आउट परीक्षण, तो सही सभी लोग इसका कमेंट करेंगे। अगला है बीजों की सुषुप्तावस्था तोड़ने के लिए इनमें से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। जो सीड डॉर्मेंसी होती है उसको ब्रेकिंग करने के लिए या तोड़ने के लिए किसका यूज़ करते हैं, थायोयूरिया या फिर जिब्रेलिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड या फिर उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करेंगे। कह रहा है क्रायो प्रिजर्वेशन में बीज को किसमें संरक्षित किया जाता है। जो क्रायो प्रिजर्वेशन होता है उसमें बीज को किसमें संरक्षित किया जाता है। ऑप्शन में आपके सामने दे रखा है। पहला ऑप्शन है -96 डिग्री नाइट्रोजन में, या फिर -5 डिग्री सेल्सियस कार्बन डाइऑक्साइड में, या -196 डिग्री सेल्सियस नाइट्रोजन में, या फिर -79 डिग्री सेल्सियस कार्बन डाइऑक्साइड में। जो सही आंसर है इसका क्या हो जाएगा आपका, -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन होती है, जिसको हम तरल नाइट्रोजन बोलेंगे। ठीक है, तरल नाइट्रोजन में इसको रखा जाता है। अच्छा, बीजों को क्रायो प्रिजर्वेशन जब किया जाता है तो इसको हम क्रायोजेनिक स्टोरेज भी कहते हैं। जब बीजों को इसमें संरक्षित किया जाता है या स्टोरेज के लिए रखा जाता है तो इसको हम लोग क्रायोजेनिक स्टोरेज भी कहते हैं। ठीक है, तो आज के ये क्वेश्चन थे। अब तक हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। आज 61 से लेकर के 100 तक थे, तो 100 क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं। आशा करते हैं बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको ये लगे होंगे। हमने अपना पूरा प्रयास किया है कि वही क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिए हैं जो एग्ज़ामों में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि कैसे थे क्वेश्चन, और हाँ, अपने सभी साथियों तक इसको शेयर ज़रूर करेंगे। जो लोग चैनल पे पहली बार विजिट करें वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।